नमस्कार दोस्तों, CUCET 2020 फिजिक्स के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और वीडियो थोड़ा लंबा होने की वजह से हमें सेकेंड पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वह है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय अ सायरन इंक्रीज्ड फ्रॉम 400 Hz to 1200 Hz while the amplitude remains constant, then the ratio of intensity of 1200 Hz to the 400 Hz wave will be। इसके ऑप्शंस है ये चार। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इंटेंसिटी इक्वल टू होता है आई इक्वल टू 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड भी। यहाँ पे एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट बोला है, ठीक है। यानी कि जो इंटेंसिटी की डिपेंडेंसी है वो केवल और केवल ओमेगा पर है, ठीक है। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ। तो इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूला को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, रो 2 पाई एफ का होल स्क्वायर ए स्क्वायर भी। यानी कि यहां से हम देख सकते हैं कि आई इज प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर। ओके, तो हमें पता करना है इंटेंसिटी 1200 इज टू इंटेंसिटी 400। ओके, तो फ्रीक्वेंसी 1200 है, इसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 400 है, इसका स्क्वायर करेंगे, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 0000 और 16 और 0000, 40 कैंसिल। 16 से अगर 144 में डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो ये हो गया 9/1, यानी कि 9:1 is the right answer. So this is the right answer and correct option is C. अब क्वेश्चन नंबर 17। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, कॉन्वेक्स लेंस विथ रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 इक्वल टू R2 इज इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और इधर का भी R2 है। तो एक डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है और एक डायरेक्शन जो है वो निगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। और R1 इक्वल टू R2, सपोज वी से इट R से, ओके। Assuming that the refractive indices of glass and water, so glass and water is 3:2, and okay, glass to air and water to air is 4/3, okay, water to air respectively. Its focal length f1 in comparison to that of air f is। तो इसके ऑप्शंस है ये चार, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इन द नेक्स्ट पेज। करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो नेक्स्ट पेज में हम इसको सॉल्व करते हैं। सो फॉर ग्लास एयर, तो 1/f क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ग्लास और एयर का फोकल लेंथ f माना गया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और एयर का हो गया 1 माइनस 1 बाई, हम R1 को R कंसीडर किए हैं, R माइनस 1/r, यानी कि एक डायरेक्शन जो हमने निगेटिव लिया है, तो माइनस एक R1 हो जाए, R2 अगर हम मानते हैं तो एक डायरेक्शन माइनस है, एक डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाए हैं। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा हाफ, और इसको कैलकुलेट करेंगे हो जाएगा 2/r। ओके, नाउ फॉर ग्लास वाटर, ठीक है।
तो इसका जो फोकल लेंथ वो क्वेश्चन में दिया है f1, तो 1/f1 इक्वल टू 3/2 बाई 4/3 -1 1/r माइनस 1/r। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 1/8 और ये पार्ट इंटू 2/r। तो इसका अगर हम रेशियो ले लें तो 1/f बाई 1/f1 इक्वल टू 1/2 इंटू 2/r इज टू 1/8 इंटू 2/r। इसको पहले से भी हम पलट सकते थे यहाँ पे, बट यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये 2/r कैंसिल हो जाएगा और f1 ये ऊपर चला जाएगा, f नीचे आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1/2 8/1, ये 4 हो जाएगा। सो f1 इक्वल टू 4f, ये हमारा आंसर है जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, 3 पॉइंट चार्जेस +2 and +5 microcoulomb are placed respectively at the vertices A, B, C of an equilateral triangle of side 0.2 meter. The magnitude of force experienced by charge at C is। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस ये चार हैं। इस प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे और हम इसको नाम देते हैं, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ए और बी पर 2 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, 2 माइक्रोकूलम और सी के पास 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ। तो बताना है कि इन दोनों के चलते इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए, ये अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, और ये ए जो फोर्स लगेगा सी पर वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री, ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये अगर 60 डिग्री है, ठीक है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और इन दोनों को 60 डिग्री होना पड़ेगा। तो ये अगर दोनों पे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेम एंगल पे सेम एंगल में डिवाइड हो जाएंगे ये दोनों, इसलिए 30 and 30। ओके, तो पहले हम निकालते हैं कि फोर्स ऑफ बी ऑन सी, तो फोर्स बी सी, तो के जो कि हम के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग लेते हैं, तो हमने उसके लिए एक कांस्टेंट के यूज कर लिया है, इंटू Q1 Q2 इंटू Q1 ये हो गया और Q2 हो गया 5, और ये माइक्रोकूलम में है तो इंटू 10⁻12। ओके, और बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 250 के इंटू 10⁻⁻12। यहाँ पे -12 मैंने माइक्रो पावर 6 होता है तो 2 बार आया है, इसलिए मैंने -12 लिखा है। ठीक है, और एफ ए सी, तो एफ ए सी निकालेंगे तो सेम मैग्नीट्यूड आएगा, है ना, सेम मैग्नीट्यूड आएगा, तो ये भी सेम मैग्नीट्यूड में प्रोवाइड करेगा। न्यूटन सारा मैंने ऐसा यूनिट में लिया है तो न्यूटन आएगा इसका यूनिट। तो एफ रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स एफ cos 30। ठीक है, तो 2 इंटू 250 के इंटू 10⁻12, और के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, मैग्नीट्यूड इतनी होती है। अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें और फर्दर कैलकुलेट करें तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2.0
25√3 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अ गैस ऑक्युपाइड अ वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब at a pressure of 76 centimeter of mercury. If the pressure is increased to 80 centimeter of mercury at the same temperature, the volume of gas would be. ओके, तो इसका ऑप्शंस है ये चार। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर क्यूब और P1 है हमारा 76 सेंटीमीटर। ओके, और P2 है हमारा 80 सेंटीमीटर। as we know that PV is equal to mu RT। ओके, सो यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोल रहा है और R हमारा जो गैस कांस्टेंट है और नंबर ऑफ जो मोल्स होगा वो भी एक गिवन सब्सटेंस के लिए अगर हम ले रहे हैं तो वो भी कांस्टेंट होगा। सो PV इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अब हम इसमें सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें V2 फाइंड आउट हो जाएगा। तो जो हमारा P1 है वो है 76 इंटू वॉल्यूम ऑफ V1, P2 80, तो हमें V2 फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। V2 इक्वल टू 76 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 80, ये हो जाएगा 10 और V2 हो जाएगा हमारा 760 सेंटीमीटर क्यूब। सो राइट ऑप्शन शुड बी ए एंड यस दिस इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है अ वेसल कंटेन्स ऑयल डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओवर मर्करी डेंसिटी से 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। A sphere of homogeneous composition float with half its volume immersed in mercury and other half in oil. The density of the material of the sphere in gram per centimeter cube is. तो पहले इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ये चार ऑप्शंस है। अब इसका हम फिगर समझते हैं पहले। तो ये एक मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, इसमें कुछ दूरी तक मरकरी भरी हुई है। ठीक है, यहां तक मरकरी है, उसके ऊपर ऑयल है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में सेम वॉल्यूम का कोई एक वॉल्यूम है जिसकी होमोजेनियस कंपोजिशन है, यानी कि थ्रू आउट वो सेम कंपोजिशन है इस बॉल की। तो हाफ वॉल्यूम जो है वो मरकरी के अंदर है और हाफ वॉल्यूम जो है वो ऑयल के अंदर है। तो देखिए, कभी भी ऐसा प्रश्न है तो हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज होगा। ऐसा दो तीन प्रश्न इस प्रश्न पत्र के अंदर आ चुके हैं, इस क्वेश्चन सेट के अंदर आ चुके हैं। तो इसमें हमको क्या करना है कि पहले ये पता करना है कि जैसे ये मरकरी और ऑयल मिलकर इस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और इसका फोर्स डाउनवर्ड कितना लग रहा है, तो इसके वेट के बराबर फोर्स लग रहा होगा। और इस वेट के बराबर अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस वेट के बराबर ही ये दोनों क्या कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपली जो वेट यानी कि जो फोर्स है इस स्फीयर का वो इक्वल हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मरकरी और वॉल्यूम जितना इमर्स्ड है ये मास बताएगा। ठीक है, और ये जी यानी कि ये फोर्स लगा रहा है मरकरी इस स्फीयर के ऊपर। और ऑयल कितना फोर्स लगा रहा है, डेंसिटी ऑफ ऑयल प्लस वॉल्यूम ऑक्युपाइड इंटू जी, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ओके, इतना के बराबर। और इसमें अगर हम सारी वैल्यूज पुट कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे सपोज इसका अगर हमें मास अगर हम m कंसीडर कर लेते हैं तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो v, और वॉल्यूम किसका, इस स्फीयर का वॉल्यूम, और डेंसिटी इस स्फीयर का डेंसिटी। तो हमें डेंसिटी पता करनी है। तो W बराबर क्या होता है mg।
तो m की वैल्यू रो इंटू वी हो जाएगी, रो ऑफ जो भी सब्सटेंस है इंटू वी, और g यानी कि ये टोटल ये फोर्स किसका हो गया, ये स्फीयर का फोर्स हो गया, ठीक है, इंटू रो एच जी ई बाई टू जी प्लस रो ऑयल प्लस v by 2, sorry I'm writing plus, I'm extremely sorry. So g and g will be cancel out, v and v will be cancel out, so rho equal to rho hg by 2 plus rho oil by 2. अब इसका वैल्यू अगर हम पुट करते जो कि दिया हुआ है 16 by 2 प्लस 0.8/2, तो 6.8 प्लस 0.4 इक्वल टू 7.2, 7.2 हमारा सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है यंग्स मॉडुलस फॉर एल्युमिनियम इज 7 into 10 Pascal. The force needed to stretch an aluminium wire for diameter 2 millimeter and length 800 millimeter by 1 millimeter is. तो देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। कोई एक एल्युमिनियम रड है, ठीक है, द फोर्स नीडेड टू स्ट्रेच। अब मान लीजिए कोई इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेस लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर से इंक्रीज करेगा। तो हमें वो फोर्स बताना है कि फोर्स कितना लगाएंगे, जबकि यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है वह है 10 into 10 पास्कल, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे ये 4। तो सिंपली इसका डायमीटर दिया हुआ है, इसका जो डायमीटर है वो है 2 मिलीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 1 मिलीमीटर, ठीक है, और एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस पार्ट और दिस पार्ट, ठीक है, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 3.14 और 1 हो जाएगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं ऐसा यूनिट में, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 into 10⁻³ और हमें इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। ये हमारा एरिया हो गया। जो लेंथ दिया है वो दिया है 800 मिलीमीटर, ठीक है, 800 मिलीमीटर। तो इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो 0.8 मीटर हो जाएगा, यानी 1000 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। यंग्स मॉडुलस इक्वल टू होता है F by A डिवाइडेड बाई डेल्टा L by L, ठीक है, ओके। तो हमें यहां से F निकालना है, तो F की फॉर्मूला सीधा सीधा हो जाएगा F, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये y डेल्टा L बाई L और इंटू A, तो सारा वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। 9 into 10⁻, सॉरी, y इक्वल टू 7 into 10⁻10 पास्कल इंटू डेल्टा L 1 मिलीमीटर है, और हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 into 10⁻³ L की वैल्यू 0.8 मीटर, और ये A की वैल्यू हो जाएगी, यहां से हम लिख सकते हैं 3.14 into 10⁻⁻6, और ये न्यूटन में आएगा। और इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 274.7 न्यूटन, ठीक है। तो आप मैच करा सकते हैं कि किसके साथ अप्रोक्सीमेटली मैच कर रहा है। सो 75 न्यूटन, सॉरी, किलो न्यूटन, 639 हो जाएगा, और ये सॉरी नॉट किलो न्यूटन, 275 न्यूटन, सो
I think this should be the correct answer. Let me check. Yes, the correct option is 275 न्यूटन. अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a man standing on the road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. He throws away the umbrella and starts running at 10 km per hour and finds raindrops hitting his head vertically. The speed of the raindrops with respect to the road is. ठीक है, तो इसके ऑप्शंस ये हैं. तो पहले हम लोग प्रश्न को समझ लेते हैं. तो देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. तो रेन ड्रॉप या तो इस डायरेक्शन से होगा, या तो इस डायरेक्शन से होगा, या तो वर्टिकली भी हो सकता है. तो वेलोसिटी ऑफ जो रेन हो जाएगा वो हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप. और जे और आई का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि इधर से होगा या उधर से होगा, तो हम माइनस साइन उसके साथ जोड़ सकते हैं. वेलोसिटी ऑफ मैन लेट्स से वी आई कैप. ठीक है, या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है, उसके अनुसार हम यहाँ पे साइन यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो जो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, तो वो हो जाएगा बी आई कैप माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप. ठीक है, तो यहां से अगर हम tan थीटा निकालें, ठीक है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा b बाई b प्लस माइनस है डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है वो 30 डिग्री पे है. ठीक है, स्टेप 1 कह रहा है कि जब वो स्टिल स्टैंडिंग है, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो 0 है फर्स्ट केस में, तो एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल. अगर वर्टिकल से अगर हम 30 डिग्री फॉर्म कराएं तो ये एंगल जो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 240 डिग्री. ठीक है, तो tan 240 b, और जो v है वो तो 0 है क्योंकि आदमी स्टिल है, प्लस a. ओके, तो 240 को अगर हम कन्वर्ट करें तो tan 60 हो जाएगा. ठीक है, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 b बाई a. तो यहां से हम लिख सकते हैं b इक्वल टू √3a. ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशंस पर आते हैं. He throws the umbrella and start running 10 किलोमीटर, start running at 10 किलोमीटर पर आवर. तो जब 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से रन हो रहा है, तब उस समय ये वर्टिकल हो जा रहा है रेन. ठीक है, तो रेन वर्टिकल होने का मतलब कि tan 270 डिग्री. ठीक है, और b बाई 10 माइनस a. ठीक है, यहाँ पर भी जो a की मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो ये माइनस जे कैप क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है, और ये भी माइनस आई कैप हो जाएगा. तो यहाँ पे हम माइनस माइनस दोनों जगह लगा सकते हैं, और ये फिर जब इधर जाएगा तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे. तो ये हम वेक्टर साइन का भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इसलिए ये यूज करेंगे हम. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. जब स्टिल वो गिर रहा है तो tan 270 यानी कि दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी. tan 90 इंफिनिटी होता है, तो 270 भी इंफिनिटी हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू b 10 माइनस a. ओके, यानी कि ये वैल्यू 0 होगी तभी ये इन्फिनाइट आएगा. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. तो नेक्स्ट पेज पर अगर हम आते हैं तो लिख सकते हैं a माइनस 10 इक्वल टू 0. दैट मीन्स a इक्वल टू 10. तो a इक्वल टू 10, तो b इक्वल टू कितना, √3a था, यानी कि
√3 इंटू 10, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस √3 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 300, दैट मीन्स 400, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ओके। 70 calorie of heat is required to raise the temperature of 2 mole of an ideal gas at constant pressure। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए कि कांस्टेंट प्रेशर पर कह रहा है, from 30 degree Celsius to 35 degree Celsius. The amount of heat required to rise the temperature of gas through the same range at constant volume। प्रेशर पर दिया हुआ है और हमको पूछ रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमारा वो हीट कितना यूज होगा, कितना लगेगा रेज करने में, ठीक है। जहां पे आर की वैल्यू दी हुई है 2 कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस ये चारों है हमारे, और हम जैसा जानते हैं फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक मींस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर की हम बात करेंगे तो जो डेल क्यू होता है वो होता है एन सी पी डेल्टा टी, ओके। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू की वैल्यू दी हुई है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू है 70, ओके, और एन हमारा है 2 मोल। यहाँ पर एन की वैल्यू दी हुई है 2 मोल, और हमें यहाँ से सीपी की वैल्यू निकालनी है। तो सीपी और जो डेल्टा टी है यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस है वो 5 का है, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारी सीपी की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 7 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है। नाउ जैसा कि हम जानते हैं सीबी इक्वल टू सीपी माइनस आर, तो यहां से हम सीबी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सीपी है हमारा 7 और यहाँ पे आर की वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक है। तो सीबी हो जाएगी 5 कैलोरी मोल केल्विन, ओके, कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है। तो अब हम सिंपली आइसोकोरिक के लिए निकाल सकते हैं। आइसोकोरिक यानी कि सेम वॉल्यूम, हेंस फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस V इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो डेल्टा क्यू हो जाएगा एन सी बी डेल्टा टी, ठीक है। तो एन हमारा है 2, सी बी हमारा हो गया 5 और डेल्टा टी हमारा 5 है। सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए पूछ रहा है, ठीक है। और ये कैलोरी यानी कि 25 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50 कैलोरी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ओके। एज कंपेयर टू 12C एटम 1214 एटम हैज। तो बहुत ही ये सबसे सिंपल क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन सेट का सबसे सिंपल यही है। तो C12 यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है और C14 एटॉमिक नंबर 6 सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो P यहाँ पे 6 है, P 6 है, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, न्यूट्रलाइज एटम के लिए 6 सेम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले तो 12 माइनस 6, ठीक है। एटॉमिक वेट माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो हमारा हो जाएगा न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे 6 है। इसके लिए अगर हम निकालें तो प्रोटॉन 6 रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी 6 रहेगा,
लेकिन न्यूट्रॉन निकाले तो 14 माइनस 6 इक्वल टू 8, यानी कि न्यूट्रॉन इसमें 2 ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन तो है उसके पास, बट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, क्योंकि एटम न्यूट्रल है तो दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेम होना होगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज 20 आवर्स, द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 14 आवर्स। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रश्न का 2 सबसे सिंपल क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ है जिसमें कम न्यूमेरिकल्स करनी है। तो ये ऑप्शंस हैं हमारे। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, A इक्वल टू ए नॉट टू टी बाई टी हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ लाइफ दिया हुआ है, यानी कि टी हाफ जो है वो दिए हुआ है, वो कितना है 20 आवर्स, और टी भी दिया हुआ है 40 आवर। ठीक है, 40 आवर्स 20 आवर्स। तो इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालें टी बाई टी हाफ, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे अगर हम वैल्यू ही पुट कर दें तो 40 बाई 20, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 का पावर 2 4, तो ए इक्वल टू ए नॉट बाई 4। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट। अगर मैं इस पूरे प्रश्न को एनालाइज करूं तो ये प्रश्न पत्र थोड़ा लेंदी था। ठीक है, न्यूमेरिकल करने की वजह से और कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा थे। तो ओवरऑल ये है कि कैलकुलेशंस इसमें ज्यादा करना था, लेकिन प्रश्न अगर फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो इजीली बनेगा, कोई बहुत वास्ट नहीं था। और एक चीज और मैं अपडेट देता हूँ आप लोगों को कि जो CUCT 2021 होने जा रहा है वो अक्टूबर में होगा, और इस बार 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज उसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है। और इस बार जो क्वेश्चन सेट करने जा रहा है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब उसका सेट करेगा। पिछली बार हरियाणा था, तो इस बार से कुछ चेंजेस हुए हैं। और कीप प्रिपेयरिंग फॉर CUCT 2020। थैंक यू वेरी मच।